कश्मीरी पंडितों के लिए हम सिर्फ रोते हैं और कुछ होता नहीं है। और वही लोग पहले भी सत्ता में थे और वही लोग आज भी सत्ता में हैं। ये आपको तय करना है कि आप भारत को एक राष्ट्र के रूप में जिंदा रखना चाहते हैं या भारत देश के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए देश और राष्ट्र में बड़ा फर्क होता है। हम ही दुनिया के एकमात्र महामूर्ख सभ्यता के लोग हैं। ये राष्ट्र कब पैदा हुआ? ये राष्ट्र भारत कब से है? बोलिए, कोई तो बोलिए, बताइए। राष्ट्र ये कब से है? भारत राष्ट्र हजारों सालों से है, हजारों सालों से है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से भारत है। ये पीपल का पेड़ क्या हमने लगाया है क्या? ये नदियां हमने बनाई है क्या? ये सूरज हमने लगाया है क्या? तो भारत राष्ट्र तो अनादिकाल से राष्ट्र। लेकिन हमने क्या मूर्ताएं की हैं? सड़क चलते बोलते नहीं हम। राष्ट्र करोड़ों साल से है। राष्ट्रपिता 1947 में पैदा हुए। अब बताओ यार, राष्ट्र का पिता, राष्ट्र का कोई पिता हो सकता है? अगर भारत राष्ट्र का कोई पिता हो भी सकता हो तो या तो वेद व्यास होगा या आचार्य चाणक्य होगा। लेकिन हम कह रहे हैं राष्ट्र पिता है। अब बच्चा अगर आपका ये पूछे, जो आज का मैगी खाता है और उसके हाथ में मोबाइल है, कि पिताजी बताइए कि राष्ट्र कब पैदा हुआ था और राष्ट्र की पैदा की डेट बताइए, तो पिताजी राष्ट्रपिता कब बने? इसका मतलब ये अनादिकाल से थे लठिया लेकर के क्या? राष्ट्र का कोई पुत्र हो सकता है, कोई पुत्री हो सकती है, लेकिन हम भारत राष्ट्रपिता हैं। ये भगवान बचाए ऐसे राष्ट्रपिता से। इसलिए किसी को शब्दों से अमर्यादित शब्द नहीं बोलने हैं, लेकिन बिना शब्द बोले भी अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। इसलिए आज भी भारत जैसे देश में बहुत सारे लोगों को ये घटनाएं नहीं पता, इसलिए आज के दौर के भारत की स्थिति ऐसे समझते हैं, नहीं यार ये कर देना चाहिए, आज इसको ये कर देना चाहिए। बिस्तर पे लेटे लेटे देश नहीं चलता है। ये बहुत जल्दी में है। आपको बताऊंगा एक किस्सा, तो आप सोचोगे कि ये देश कितना शेख चिल्ली था, इसको कैसे लोग चला रहे थे। 27 दिसंबर 1963 की डेट किसी को याद है सभागार में? क्योंकि ऐसी डेट हमें क्यों याद रखनी है? ये क्लासिक डेट है। इस घटना को जब तक विश्व के लोग सुनेंगे ना, तो कहेंगे यार हमने दुनिया में शेख चिल्ली देखे, लेकिन भारत में तो हर दूसरा नहीं, हर पहला आदमी शेख चिल्ली है। ये डेट किसी को भी याद नहीं होगी, क्योंकि हमें अल्लाह मियां ने भेजा, इसलिए डेट हमें याद है। उन्हीं की मर्जी से आए हैं, उन्हीं की मर्जी से बोल रहे हैं। 27 दिसंबर 1963 को एक घटना कश्मीर में घटी और वहां कुछ पॉलिटिकल उथल पुथल थी, और उस उथल पुथल के बीच में एक घटना घट गई। वहां एक जगह है हजरत बल, सुना है ना यार? किसी बात पे तो हाँ ना बोलो यार। लगे कि लोग बैठे हैं, मुझे दिख तो रहे हैं, लेकिन होने का एहसास भी तो करिए। आप ताली भले ही नहीं बजाइए, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे पता तो रहे बैठे हुए हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं सुबह 4 बजे तक ऐसी बोलूंगा। इतना मटेरियल है मेरे पास, मैं जल्दी में नहीं हूं। इतनी आसानी से मुझे अच्छे लोग मिलते नहीं हैं, और मिल जाते तो छोड़ता नहीं हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हिलूंगा नहीं यहां से, ध्यान रखिएगा। 27 दिसंबर 1963 को कश्मीर में एक घटना घटी, और कश्मीर में एक जगह है हजरत बल, सुना है ना? है ना? क्या है हजरत बल? अच्छा, गए देखिए आपने? देखिए तो भाई सब बिना देखे क्यों बोल रहे हो? हैं?
बताइए वो हजरत बल में क्या है? किसका बाल? अच्छा, कम से कम देखी नहीं सुनी तो ठीक है इन्होंने। अब मेरा आपसे प्रश्न है, इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं होती है, किसी के सामने सर नहीं झुकाया जाता। हजरत बल में बाल रखा है। अब सवाल यह है, किसका बाल है? हैं? किसका बाल है? अरे यार बोलो ना। अच्छा ठीक है, ये भी ने जवाब ठीक ही दिया है। अब मैं ये पूछ रहा हूं मेरे भाई, ये बाल है या बवाल है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं आपसे मैं कोई बात अमर्यादित भाषा नहीं कहूंगा, मेरे शब्दों से जो मतलब आपको निकालना है वो आप निकालें। 632 में प्रॉफिट मोहम्मद साहब इंतकाल फरमा गए मक्का में। तो ये समझ नहीं आया कि 632 में कोई विशेष किस्म की आंधी चली थी कि बाल, फिर कहां का बाल, कहां का बाल चला, वो मक्का से यूं उड़ते उड़ते उसे जगह ही नहीं मिली, समुंदर से लेके रेगिस्तान पार करता हुआ ये विशेष बाल आया और कश्मीर में गिर गया। और कश्मीर में गिरते ही लोगों ने कहा ये तो उनका है। उन्हें कैसे पता कि उनका है? उन्होंने कब देखा था? वो बाबा आके वहां रख गया। 35 मीटर लंबी और 24 मीटर चौड़ी बिल्डिंग में बाल रखा है। इतना तो यहां लोगों का फार्म हाउस नहीं है जिसमें वो बाल रखा है। इस सब के बावजूद वो गायब हो गया। तो उस बाल का बवाल देखिए कितना भयानक था कि जब ये बाल गायब हो गया तो कश्मीर में हंगामा। और ये घटना 63 की है, कोई 500 साल पुरानी नहीं है, जाके ढूंढ लीजिएगा। इतना बवाल हुआ कि बंगाल में दंगे हो गए। बाल मोहम्मद साहब का बाल यहां खो गया, उसमें बंगाल के हिंदुओं का क्या लेना देना है? उन्होंने तो क्लेम ही नहीं करा हमारा है, नहीं साहब। वहां दंगा हो गया, मुर्शिदाबाद में हो गया, लोग सड़कों पे निकल आए, मोहम्मद साहब का बाल खो गया। अरे भाई बाल तुम चुराओ, हमें क्या लेना उस बाल से? तो कुल मिलाकर के देश के महान विजनरी प्रधानमंत्री ने 1 बजे देश के सीबीआई चीफ मौलिक को फोन किया और मौलिक से कहा कि मौलिक इमीडिएटली चार्टर्ड प्लेन लेकर के कश्मीर जाओ और बाल ढूंढो। सीबीआई का चीफ अपनी पूरी पढ़ाई भूल गया होगा जीवन में कि ये मतलब बाल भी ढूंढना है इस जीवन में, ये भी पता करें। उसके अपने सर पे कितने बाल हैं ये उसे पता नहीं था बेचारे को। अब क्योंकि बाल एक विशेष किस्म का बाल था, अब ये कहां का था ये मुझे नहीं पता अभी तक इसका पता ही नहीं चल पा रहा साला। खैर वो है। और कश्मीर के लोग वहां एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे और वहां पहुंचे और उन्होंने कहा भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मुझे भेजा है, बाल ढूंढना है। वो लोग भी बोले हाँ हम भी ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा। और साला 24 घंटे के बाद एक साहब आए, बोले बाल मिल गया। तो अब बाल मिल गया तो बट नेचुरल है कि वो बाल था कि नहीं था, किसका था, कैसा था, ये तो कोई जांच हुई नहीं कोई, लेकिन बाल मिल गया 48 घंटे के अंदर। तो उन्होंने फोन किया मौलिक ने, प्रधानमंत्री हमारे चचा को, कहा कि सर बाल मिल गया। तो चचा ने टेलीफोन, ये किसने लिखा है? मौलिक साहब अपनी किताब में लिख के गए हैं, मैं उसके अलावा किसी दूसरे रामलाल श्यामलाल की किताब नहीं बता रहा। तो चचा ने जब फोन किया कि बाल, उन्होंने कहा बाल मिल गया है, तो चचा ने कहा मौलिक तुमने कश्मीर को भारत से अलग होने से बचा लिया, यही बाल बांधे हुआ था, इसी से कश्मीर बंधा हुआ गया। और साहब वो बाल मिल गया। और मौलिक साहब से चलते वक्त वहां लंबी लंबी दाढ़ियों वालों ने कहा देखिए बाल तो मिल गया लेकिन ये कैसे पता ये मोहम्मद साहब का? बोले वो जाइए वो हम लोग कर लेंगे।
जिस देश में बाल खो जाने से बवाल हो जाता हो, उस कश्मीर में 2500 कश्मीरी सनातनी हिंदू पंडितों की बहन बेटियों के रेप और मर्डर हुआ। आज तक किसी ने उनको ढूंढने की कोशिश नहीं की। ये है, आप कहां से बाल ढूंढ रहे थे? ये बाल तो उनके बाल बाल नोच रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इतना फर्क आया है। आप कहां थे, कहां से कहां चले हैं, इसका अंदाजा आपको नहीं है। आपको लग रहा है कि सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। बता, पढ़ा लिखा नहीं है, लड़की की शादी करनी थी कैसे? पढ़ा लिखा नहीं है तो पूरे 400 साल के इतिहास में अमेरिका के प्रेसिडेंट को रोज निपटा देता है सुबह उठते ही। उसकी अपनी समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे हैंडल करना है। कैसे कैसे लोग हमारे देश में हुए हैं भाई, कैसे कैसे लोग प्रधानमंत्री हमारे देश में बन गए हैं। एक प्रधानमंत्री बनते थे, वो मीटिंग में सो जाते थे। एक विदेश मंत्री आए, कर्नाटक के थे, बहुत बड़े आदमी थे, उनके दामाद का पूरा चेन है, ये जो सीसीडी की चेन है उनके दामाद की चेन थी। बाद में पता नहीं क्या हुआ, उसने कूद के आत्महत्या कर ली। वो जो विदेश मंत्री बने, वो इतने कमाल के विदेश मंत्री थे। यूएन की मीटिंग में गए, विदेश मंत्री की स्थिति में नीचे बैठे हुए थे। डाइस पे पुर्तगाल का राष्ट्रपति अपना भाषण पढ़ रहा था, पढ़ के चला गया। उसके बाद अनाउंस हुआ कि आई रिक्वेस्ट द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्लीज कम एंड प्रेजेंट देयर पेयर। वो उठे अपने वहां से और आए, और उन्होंने 5 मिनट तक पुर्तगाल का पहले भाषण पढ़ दिया, क्योंकि वही छोड़ के गए थे। वो नीचे से फॉरेन मिनिस्ट्री का आदमी भाग के गया कि सर ये आप पुर्तगाल का पढ़ रहे हैं, ये वाला पढ़ना है। ऐसे तो इस देश के प्रधानमंत्री थे, सॉरी विदेश मंत्री थे। एक डिफेंस मिनिस्टर थे इस देश के, पता है आपको, अद्भुत प्रतिभा के धनी। आप नहीं जानते, मैं इसलिए किससे सुना रहा हूं ताकि आपको लगे कि भाई तुलना करो तो ये सोते ही नहीं है, ना पहले वाला सो रहा, ना नंबर 2 सो रहा। दिन रात सोते वालों को उठा और देता है बेटाइम कि मेरे मन की बात सुनो साले, अभी सुनो। किसी ना किसी बहाने वो आपको जगाए रखना चाहता है। आप बहुत लंबे समय से सोए हैं। एक देश के रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर भारत का, उसका कद देखो, दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का डिफेंस मिनिस्टर। राजनीति किसने घटिया लेवल पे थी, क्योंकि इनका समर्थन लिया है, उनका समर्थन लिया है, तो इसमें जो चंपक है उसको भी कुछ बनाना है। एक रक्षा मंत्री ने मीटिंग कॉल की। रक्षा मंत्री जब मीटिंग कॉल करता है तो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का आदमी ब्रीफ करता है। ऐसी बात होती है। तो देश के रक्षा मंत्री बैठे हुए थे, उनका दूर दूर तक रक्षा से कोई लेना देना नहीं था। हिंदी भी वो ढंग से बोल लेते तो बहुत बड़ी बात है, अंग्रेजी का पता नहीं था। और उस लेफ्टिनेंट जनरल ने मंच आया और सिर्फ इतना ही बेचारे के मुंह से निकला, वो पता नहीं जीवित कैसे रहा 1 आध घंटे तक, मेरी समझ नहीं आया। वो चक्कर खा के मरा क्यों नहीं बेचारा वो। उस लेफ्टिनेंट जनरल ने देश के रक्षा मंत्री को संबोधित करते हुए कहा, माननीय रक्षा मंत्री जी, अब हम पावर पॉइंट प्रोग्राम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। बस उसका ये कहना था और रक्षा मंत्री ने अपना आपा खो दिया। उसकी आज तक समझ में नहीं आया कि मुझसे गलती क्या हुई। उसने कहा कि अब हम पावर पॉइंट प्रोग्राम प्रेजेंट करेंगे। रक्षा मंत्री, पावर का मतलब समझे बिजली विभाग। बोले तुम बिजली विभाग में दखल क्यों दे रहे हो? यही आप लोगों की बुरी आदत। उसकी समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं मैं। वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। तो वो मुलायम सिंह जी को पावर मिनिस्ट्री का मतलब, पावर पॉइंट का मतलब समझे बिजली विभाग की बात कर रहा है ये। तो उन्होंने कहा तुम बिजली विभाग की बात क्यों कर। ऐसे ऐसे इस देश में कलंदर लोग इस इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बैठे हैं और फिर आप कहते हो हमारा ये हाल है। बड़ी मुश्किल से न खुद सोता है न दूसरों को सोने दे रहा है, दिन भर जागता है और यहां से लेके वहां तक को निपटा रहा है। ऐसा नहीं है उसने काँव ज्यादा की तो पुतिन को बुला लिया, मुंह बंद हो गया उसका। दिन भर बैलेंसिंग एक्ट करता है। ये जो दिल्ली का खेल है ये तो उंगलियों पे कर रहा है, उसको पता ही नहीं है। उसने छूट दे रखी है कि तुम मुझे सुबह उठ के 5 गाली दो, मेरे 15 वोट बढ़ेंगे। ये सब उसी का काम कर रहे हैं, क्योंकि इन सबको अल्लाह ने भेजा है कि मोदी को मजबूत रखना है।
इनकी हरकतों से ज्यादा जीत रहा है। हाँ, उनके साथ में कुछ लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, उन्हें भी निपटा दिया उसने। इसलिए मेरा आपसे अंत में निवेदन यह है, आप कौन हैं, क्या हैं, किस पार्टी में हैं, ये दुकानें हैं, दुकानों में से इस पे टिकट मिल जाए तो उसमें से ले लीजिए, और टिकट लेने के बाद में आप एक काम जरूर कीजिएगा, जीतें तो सिर्फ सुबह से लेके शाम तक अपने घर को भरने और अपने रिश्तेदारों को करोड़ों रुपया कमवाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। समय की मांग है कि अपने उन 5 साल के अंदर रोज सनातन के मुद्दों को उठाइए और कैसे सनातनी हिंदू अगले 50 साल के लिए सुरक्षित हो जाइए, इसकी लड़ाई लड़िए। तो कोई मतलब है आपका घर भर जाए, आपने अपना 5 कमरे मकान बना लिए, 20 कमरे के मकान बना लिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और सच को जोर से बोलिए, दुनिया देर सवेर सच सुनती है, और आपने दिल्ली में जैसे बिठाया है, वो जिस ताकत से बोल रहा है पूरी दुनिया उसकी बात सुन रही है। वो अंग्रेजी नहीं जानता है तो उसने कहा कि मैं हिंदी में बोलूंगा, तुम्हें अंग्रेजी में मुझे समझना है तो तुम अंग्रेजी जानो, मैं नहीं बोलने वाला हूं। इसलिए अंग्रेजी बोलने वाले जो है आजकल हिंदी सीख रहे हैं, और हिंदी की पिच पे पहुंचने के बाद उसे हरा नहीं सकते। हिंदी में तो वो दोनों हाथों से हिंदी बोलता है। इसलिए मेरी आपसे विनती यह है, आप किस पार्टी को वोट दें, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। पार्टियां आनी जानी हैं। ये जो सभ्यता के, जिस सभ्यता के आप वाहक हैं, अपने जाने से पहले ये छोड़ के जाइए कि आपके बेटे के पास 10 कमरे का मकान है। अगर आपने अपने बेटे को पुरुषार्थी नहीं बताया है, 10 कमरे का मकान छोड़ करके वो भाग जाएगा, इससे कुछ नहीं होना है। अमेरिका भेज करके श्यामलाल के ऊपर बराबर में ठाकुर साहब के ऊपर रौब गंवाना कि मेरा लड़का अमेरिका गया है। आपने और आपकी पत्नी ने उस बेटे को जन्म अमेरिका को मजबूत करने के लिए नहीं बनाया था, भारत को मजबूत करने के लिए पैदा किया था। हाँ, बाहर से कोई ऐसी चीज लगती है कि वो हमारे यहां नहीं है, वो ले आओ, चीज ले आओ, वहां जाकर के वहां रहना नहीं है। ये घर है, अगर घर खराब हो गया है, घर में गंदगी है, कुछ टूट फूट है, इसी को सही करेंगे। मां अगर बर्तन मांजती है और आपको ये शर्म आती है पब्लिकली कहने में कि ये मेरी मां है, तो आपसे बेईमान बेटा नहीं है कोई। मां अगर कपड़े धो करके, बर्तन मांज करके इज्जत के साथ घर चलाती है, तो मां मां ही रहेगी। बर्तन मांजने में, अपनी मां को अपने दोस्तों से मिलवाने में आपको शर्म आती है तो आप छत पे से कूद के आत्महत्या कर लीजिए। ये नहीं बदले जा सकते। कपड़ों से, गाड़ी से, जूतों से, इन चीजों से आपको गलतफहमी होगी कि समाज आपकी इज्जत करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन कपड़ों के अंदर क्या हैं, इससे फर्क पड़ता है। ये पूरा समाज इसी के इर्द गिर्द, शर्मा जी से बड़ी कार लेनी है, उनकी बेटी ने सोने का, ये हम उसको भीख मांग के, उधार लेकर के, किस कृत्रिम, किस आर्टिफिशियल रेस के हिस्से बन गए हैं। भगवान राम के तन पे कितने कपड़े थे, आचार्य चाणक्य के पास कितने गहने थे यार। आचार्य चाणक्य का बाप प्रधानमंत्री नहीं था, राष्ट्रपति नहीं था, तब भी एक लंगोटी वाले आचार्य को आज भी हम जानते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसने बड़ा काम किया। अपने अंदर पुरुषार्थी पैदा कीजिए, दलाल और बिकाऊ नहीं पैदा कीजिए। इसके अलावा कोई हल नहीं है। सरकारों पे जिस दिन सनातनी समाज निर्भर होना छोड़ देगा, उस दिन दुनिया आपसे डरेगी। आपकी समस्या यह है कि आप ये समझते हो कि सरकार को हम चुनेंगे और सरकार हमारे दुखों को दूर कर देगी। सरकार ये सब नहीं कर सकती। दूध में यूरिया सरकार नहीं मिला रही, ये समाज का कोई आदमी मिला रहा है। दवाएं जो नकली बिक रही हैं वो सरकार नहीं बेच रही, आप मिला रहे हैं। आप ये भूल जाते हैं कि ये जो दवा मैंने 10 रुपए ज्यादा कमाने के लिए नकली बनाई है, इस दूध में यूरिया मिलाया है, किसी माँ का बच्चा पिएगा तो वो मर जाएगा। ये भाव नहीं है। आपको लगता है कुछ पैसे ज्यादा आ जाएंगे, पैसे से किसकी इज्जत हुई है। इसी देश में एक कंपनी है, रेमंड की कंपनी का नाम सुना होगा। एक दौर में रेमंड का कपड़ा खरीदना बड़ा एलीट माना जाता था। आप जानते नहीं हैं,
इस 15, 16, 17 साल के सफर में बहुत चीजों को पास से देखा है। रेमंड का मालिक गौतम सिंघानिया नाम का व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला है। अपनी कोई लेटेस्ट घड़ी भी खरीदता है ना, तो 10 अखबारों में उसकी पीआर एजेंसी पैसा दे के बताती है, ओहो गौतम सिंघानिया साहब ने दुनिया की सबसे बड़ी महंगी घड़ी खरीदी है। उसके दोनों माँ बाप जिन्होंने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की, उनके बेटे का पागलपन देखिए। ये आपके भाग्य में जो लिखा है वो कोई मिटा नहीं सकता। गौतम सिंघानिया दुनिया की सबसे महंगी कार में घूमता है और उसके माँ बाप मुंबई में मीरा रोड के किनारे, सड़क के किनारे फुटपाथ पे बैठ करके भीख मांगते हैं। ये आज की सच्चाई है। ये सोच के उन्होंने अपने बेटे का जन्म नहीं दिया होगा। पैसा बहुत लोगों के पास है, पैसे से सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करिए जितना पैसे की जरूरत है। पैसे को सर पे लेके घूमने लगेंगे तो आप समाप्त हो जाएंगे। पैसा संस्कार नहीं दे सकता। पैसा 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 ठीक है, एक जरूरत होती है, उतनी जरूरत बहुत है। इसलिए अपने से प्रण लीजिए कि आज से सुनी सुनाई बातें नहीं सुननी। सच बोलना है, चाहे दुनिया एक तरफ चली जाए, आप अकेले रह जाएं, तब भी सच बोलना है। आपके जीते जी आपके सच को नहीं पहचानेंगे, लेकिन आने वाली नस्ल जिस दिन पहचानेगी उस दिन आपको बड़ा बना के खड़ा कर देगी। आपको अपने जीते जी बड़ा बनना है, ये गलतफहमी का शिकार रहिए। आप बड़े नहीं होते, लोग आपको चापलूसी में, क्योंकि आप उन्हें चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो तारीफ कर देते हैं। मरने के बाद आप बड़े होते हैं, तब असली बड़ा होता है आदमी।